अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उर्दू कसीदा का आगाज़ व इर्तिक़ा। यानी कसीदा जो है वो उर्दू ज़बान में कैसे आया और इसने शोहरत कैसे हासिल की और इसके क्या क्या कवायद हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अपने पहले क्लास से। तो कसीदा कसीदा लफ्ज़ कसद से मश्तक है। ये एग्ज़ाम में पूछता है कसीदा लफ्ज़ किससे मश्तक है, तो कसद से मश्तक है। इस्तिलाही शायरी में कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें कस्द या इरादे से किसी की तारीफ या मजम्मत की जाए, यानी बुराई। कसीदा में किसी की तारीफ या बुराई की जाती है किसी खास शख्स की, तो ये कसीदा की यही तारीफ है कि कसीदा में किसी की तारीफ होती है या मजम्मत होती है। तारीफ अगर हो तो उसे मदिया कहते हैं, मदहिया कहेंगे। तारीफ अगर हो तो उसे मदहिया कहेंगे। एग्जाम में पूछता है तारीफ अगर हो तो क्या कहेंगे, मदहिया, और मजम्मत हो तो हुजूजा कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिए। कसीदा दरअसल उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों और बाकी तमाम अशआर के दूसरे मिसरे हम काफिया और रदीफ हों, लेकिन रदीफ की पाबंदी यहाँ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कसीदा ऐसा जो मुसलसल नज़्म है, इसका पिछला जो जैसे हमने कल गज़ल में पढ़ा था कि इसका एक शेर जो है वह अलहदा होता है, लेकिन कसीदा में ऐसा नहीं है। इसका हर शेर जो है वो अपने शेर से मरबूत होता है, लिया हुआ होता है, कुछ ना कुछ रिलेट किया होता है। तो इसका हर शेर ऊपर वाले शेर से मिलता जुलता होता है और इसके आखिरी में काफिया और रदीफ आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो रदीफ की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो लगा सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी लगा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी से दाखिल हुआ है। देखिए, गज़ल भी फ़ारसी से दाखिल हुआ है और कसीदा भी फ़ारसी से ही दाखिल हुआ है। उर्दू में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शुअरा ने कसीदा की सन्फ़ को आला मकाम तक पहुँचाया है। देखिए, उर्दू कसीदा में दो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत शोहरत दी है कसीदे को। एक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और दूसरा इब्राहिम ज़ौक़। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये सब पढ़ लें। उसके बाद है कसीदा हैयत के एतबार से गज़ल से मिलता है, यानी जो अपने बनावट के एतबार से ये गज़ल से मिलता जुलता है। बहर शुरू में से आखिर तक एक ही होती है, पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के आखिरी मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। बिल्कुल जैसे कल गज़ल हमने पढ़ा था कि शुरू के हम काफिया और रदीफ होते हैं, उसके बाद पहला मिसरा नॉर्मल होता है, फिर दूसरा में काफिया और रदीफ ऊपर के हिसाब से मिलाया हुआ चलता है। तो बिल्कुल यहाँ भी कसीदा भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे रदीफ़ की पाबंदी नहीं है। आप चाहें तो रदीफ़ लगा सकते हैं और ना चाहें तो रदीफ़ नहीं लगा सकते, लेकिन गज़ल में आपको रदीफ़ की पाबंदी करनी होगी, तभी तो वह गज़ल होगा, वरना गज़ल नहीं मानते उसे। ठीक है, मगर कसीदा में रदीफ़ लाजिम नहीं है। मैंने अभी कहा रदीफ़ लाजिम नहीं है, लेकिन लाजिम गज़ल में है। कसीदे का आगाज़ मतला से होता है। गज़ल का आगाज़ भी मतला से होता है और कसीदे का आगाज़ भी मतला से होता है। मतला हमने पढ़ा था कि किसे कहते हैं, जिसके दोनों शेर में हम काफ़िया और लतीफ़ हो, वो मतला कहलाता है। फिर गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। कल हमने पढ़ा था। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतला लाए जाते हैं। एक कसीदे में अशार की तादाद कम से कम 5 हो और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं। जैसे हमने कल पढ़ा था कसीदा कम से कम 3-5 गज़ल कम से कम 3 अशार या 5 अशार या इसी ताकत अशार में हो सकते हैं, या 7, 9, 11, 13 करके और संख्या में वो चलते चले जाएंगे। लेकिन उसमें मैक्सिमम क्या था, 50 तक था। इसमें 50 की कोई हद नहीं है। इसमें कम से कम आप 5 दे सकते हैं और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। आप हज़ारों शेर डाल सकते हैं, इसमें आपके ऊपर है कि आप कितना शेर ले जा सकते हैं इसमें। उर्दू और फ़ारसी में कई कई सौ अशार के कसीदे भी मिले हैं। कई सौ अशार के कसीदे मिले हैं उर्दू और शेर में। आगे चलते हैं। कसीदा की शक्ल या हैयत और मौजू दोनों की नौयत मुकर्ररा होती है और ये समझा जाता है कि इनमें दोनों किसी एक की अदद मौजूदगी से यह सन्फ़ अपनी शनाख्त खो देती है। कसीदा की शक्ल हैयत या मौजू के दोनों की नौयत मुकर्रर होती है, यानी कसीदा की जो शक्ल होती है वो बनावट के हिसाब से उसके मौजू के
मौजू के हिसाब से उसको बैठाया जाता है, बनाया जाता है। गज़ल जैसी मकबूल सन्फ़ इसके वतन से पैदाइश हुई है। गज़ल का जो पैदाइश है ना, इसका कसीदा ही है, क्योंकि गज़ल कसीदा पहले बना, उसके बाद गज़ल बना है। तो कसीदा जैसी मकबूल सन्फ़ इसके वतन से पैदा हुई है, यानी गज़ल जो है कसीदा से पैदा हुआ है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ था और कसीदा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दोनों मैच कर रहा है बहुत। गज़ल भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कसीदा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और गज़ल भी फ़ारसी से निकला है और कसीदा भी फ़ारसी से निकला है। उर्दू गज़ल फ़ारसी से आया है और उर्दू कसीदा भी फ़ारसी से आया है। वह अपनी नादर बुलंदी और पुरशिको मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ़ सुखन ने मुमताज़ है। तमाम असनाफ़ में इसे वही अहमियत हासिल है जैसे गज़ल को हासिल है। कसीदा जब भी किसी के शेर में तारीफ़ होती है तो वो कसीदा कहलाती है। आपने जब मुशायरा सुनते होंगे तो उसमें आपने सुना होगा कि मैं एक कसीदा पेश करता हूँ, तो उस कसीदे में किसी की तारीफ़ होती है या किसी की मज़म्मत होती है, किसी की बुराई होती है, या ख़ास तौर से किसी पॉलिटिशियन के बारे में होता है, या किसी जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनके लिए होता है ऐसा। अगला है, जो इंसानी जिस्म में एक मग़ज़ से सर को हासिल होती है, लिहाजा उसे मुग़ज़र तस्वीर कहते हैं, कसीदा नाम दिया गया है। यहाँ पे मग़ज़ सर का मतलब ये है कि कसीदा को वो हिस्सा दिया गया है, जैसे हमारे सर होता है, सर में दिमाग होता है, मग़ज़ कहते हैं, अभी मेरा मग़ज़ क्यों ख़राब कर रहे हो, मग़ज़मारी कर रहा हूँ, तो ये मग़ज़ मतलब दिमाग, सर की बात कर रहा है यहाँ पे। इंसान के सर को मग़ज़ कहा जाता है। वैसे ही शेर में कसीदा को शेर का मग़ज़ कहा गया है। जो इंसान के जिस्म में मग़ज़ सर को हासिल होती है, मैं जैसे कि अगर इंसान के शरीर में, इंसान के जिस्म में अगर सर को हटा दिया जाए तो क्या इंसान ज़िंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसी तरीक़े से अगर शेर में हम कसीदा को हटा दें, शेर व शायरी में अगर कसीदा को हटा दें तो शेर व शायरी की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो इंसानी जिस्म में मग़ज़ सर को हासिल होती है, लिहाजा उसे मग़ज़ तस्वीर करके कसीदा नाम दिया गया है। कसीदे की ज़बान अमूमन पुरशिको और लहज़ा बुलंद आहंग होता है, मतलब बुलंद आहंग में खुल कर इसमें बात की जाती है। कसीदा में अल्फाज व तरकीब पुर्रौब और बावकार हो, तशबीहात व इस्तरात का मौजू इस्तेमाल हो, ज़ाए बदाए में जदीद तराज़ी ख़यालात की नुदरत और मुबालगा आमेज़ हो, मगर ग़ुलू से गुरेज़ बेहतर है। कसीदा में गज़ल के बरख़िलाफ़ ख़यालात और मज़ामीन में मरबूत होते हैं, इसलिए इसे उन्वानात से मज़ीन किया जाता है, जैसे दरमनक़बत हज़रत अली, दरमनक़बत इमाम रज़ा, दरमदह आलमगीर सानी, यानी आलमगीर सानी मुग़ल के थे ये, और दरमदह आसिफ़ुद्दौला वगैरह। कसीदा को मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से, मख़सूस नामों से और मौसूम किया जाता है, जैसे आखिरी लफ्ज़ की मुनासिबत से तक़सीम। कसीदा को मुनासिबत के हिसाब से 3 हिस्से में बाँटा गया है, एक लामिया, दूसरा लाफ़िया, तीसरा मीमिया। तो इसमें एग्ज़ाम में ये पूछता है कि कसीदा को मुनासिबत से कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है। मुनासिबत से 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, लामिया, लाफ़िया और मीमिया। मुनासिबत से याद रखें हमेशा, मुनासिबत से 3 हिस्सा, लामिया, लाफ़िया और मीमिया, ठीक है। अगला, उसके बाद पूछेगा कसीदा में ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है। तो ज़ाहिरी शक्ल के हिसाब से कसीदा को 8 हिस्सों तक तक़सीम किया गया है। एक है तमहीदिया, दूसरा खिताबिया, तीसरा वाइज़िया और चौथा मदहिया, पाँचवा हुजिया, छठा बनानिया बयानिया, सातवां बहारिया और आठवां इश्किया।
यानी इन 8 चीज़ों में कसीदा को बयान किया जाता है। इसमें ख़ास तौर से मदहिया और हुजविया होता है। ठीक है, कसीदा को बनाने के लिए इन 8 चीज़ों का यानी शक्ल जो है, इसका ज़ाहिर शक्ल जो है इख्तियार किया जाता है, ये इन 8 चीज़ों पे इसका शक्ल दिया जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता है कसीदा के ज़ाहिर शक्ल के लिहाज से कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ये नाम भी याद रहे आपको, तमहीदिया, खिताबिया, वाइजिया, मदहिया, हुजविया, बयानिया, बहारिया, इश्किया, ये याद होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछता है कसीदा के बारे में तो ये तशबीब के मुतालबत तकसीम, इसमें पूछेगा बहारिया, ये किसको तशबीब के मुताबिक कितने बार कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो ये 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बहारिया, इश्किया, हालिया, फजरिया, फ़खरिया और दुआइया, यानी बहारिया, इश्किया, हालिया, फ़खरिया और दुआइया, ये 5 हिस्सों में से तकसीम किया गया है। अब आगे देखते हैं इज्ज़ाए तरकीब, ये तो हर एग्ज़ाम में आना ही आना है। समझ लीजिए अगर आप कोई किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें ये इज्ज़ाए तरकीब आना ही आना है। किसी भी का भी इस इज्ज़ाए तरकीब पूछ सकता है, चाहे वह गज़ल का हो या कसीदा का हो या मरसिया का हो, जो भी हम पढ़ेंगे सबका इज्ज़ाए तरकीब याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहला, इसके इज्ज़ाए तरकीब कितने हैं, तो 5 हैं, ये हमेशा याद रहें। पहला तशबीब, दूसरा गुरेज़, तीसरा मदह, चौथा अर्ज़ मतलब, पाँचवा है दुआ। यानी जब आप शेर पेश करते हैं तो इन शेर को 5 हिस्सों में तकसीम करके आपको पढ़ना है, जिसे अज्ज़ाए तरकीब कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रहे, अज्ज़ाए तरकीब 5 हैं और हमने कल पढ़ा था गज़ल के अज्ज़ाए तरकीब कितने थे, 4 थे। इस सन्फ़ में मुतअद्दिद शोरा ने तबा आज़माई की, लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के क़साइद को हासिल हुई। मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदा का निकाश अव्वल कहा है। किसने कहा है? मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल कहा है, ज़बान का हाकिम और हुज्जिया का बादशाह करार दिया है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है, तो मुसहफ़ी ने कहा है। कभी कभी ये कोई पूछ देता है कि मुसहफ़ी ने नक्काश अव्वल किसे कहा है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहा है। फिर ये भी पूछ देगा कि मुसहफ़ी ने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदा का क्या करार दिया है, तो ये भी आपको पूछ सकता है। यानी इतने ही से ही ये 4 लफ्ज़ से ही आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं घुमा फिरा कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए आगे है सलातें, इमरा, आमिराना हुकूमतों और जवाबी के ख़ात्मे के बाद नवाबी के ख़ात्मे के बाद अब कसीदा के लिए साज़गार माहौल नहीं है। क्योंकि पहले जो कसीदा पढ़ा जाता था ना, वो उस ज़माने के जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो नवाब हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनके अहद में उनके लिए कसीदा पढ़ा जाता था। तो हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे या नवाब हुआ करते थे, वो अपने दरबार में एक बड़े बड़े शोरा को रखते थे, एक बड़े शायर को रखते थे, जो राजा के लिए शेर लिखा करते और शेर पढ़ते, कुछ नज़्म बनाते, कुछ कसीदा लिखते और वो राजा को पेश करते, उनकी तारीफ़ करते थे। जाहिर सी बात है, दुनिया में जिसकी आप तारीफ़ करोगे वो खुश होगा, तो जिसकी आप तारीफ़ करो, सबकी तारीफ़ की जाती है। अल्लाह की भी तारीफ़ की जाती है, अल्लाह की तारीफ़ में हम्द व सना बयान किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में नात पढ़ते हैं। उसी तरह जब राजाओं की और या किसी बड़े लोगों की तारीफ़ की जाती है तो उनकी तारीफ़ में हम कसीदा पढ़ते हैं। जब अल्लाह की तारीफ़ होती है तो उसे हम्द व सना कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है तो उसको नात कहते हैं। और जब किसी आम इंसान या किसी राजा की या किसी ख़ास इंसान की तारीफ़ की जाती है तो उसे
कसीदा में उसे बयान किया जाता है। क्योंकि अब आगे चलते हैं। क्योंकि अब बरसर इक़्तिदार हुक्मरान और वज़रा शायरों की बजाय कालिम निगारों की सरपरस्ती करने लगी हैं। अब हर अखबार में कोई न कोई कलमकार किसी न किसी की मदह और कसीदा ख्वानी कर रहा है। इसलिए राज सन्फ की हैसियत से कसीदे जैसे अहम सन्फ का खात्मा होने लगा है। मतलब पहले कुछ खास लोगों का कसीदा हुआ करता था, आज तो जिसका उठे उसका कर दिया कसीदा। इसलिए अब कसीदा का जो है ना लेवल गिरता चला जा रहा है, लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं कसीदा को। लेकिन अगर कोई अच्छा शायर अगर अच्छे से अगर कसीदा पढ़ दे तो भाई कसीदा का लेवल ही अलग है, बिल्कुल बात ही अलग है। लेकिन अच्छे शायर होने चाहिए। अगला चलते हैं। अब हम जो अब तक हमने जो पढ़ा है उसका निचोड़ कुछ चंद लाइनों में मैंने नोट किया है, तो चलिए उसे जानते हैं। पहला है कसीदा अरबी ज़बान से का लफ्ज़ है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल भी, जो गज़ल है ना, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। कसीदा लफ्ज़ क़स्द से मश्तक है, क़स्द से। इसे गज़ल गज़ाल से निकला था। कल का हमने जिसने कल का क्लास नहीं देखा है वो कल का क्लास देख ले, समझ में आ जाएगा। वैसे ही कसीदा क़स्द से मश्तक है। इस्तिलाह में कसीदा के माने किसी की मजम्मत या तारीफ़ करना होता है। ये भी कहा पूछ देता है कि इस्तिलाह में यानी बोलचाल में, आम बोलचाल में कसीदा के माने क्या होती है, तो किसी की तारीफ़ या बुराई बयान करना या मजम्मत करना। अगला है तारीफ़ को मदिया और मजम्मत को हुजूया कहते हैं। हुजूया लिखा है यहाँ पे, गलत लिख दे, हुजूया होगा। ये ऐसे होगा, तारीफ़ को मदिया। ये भी एग्जाम में पूछा, ये बिहार टीचर में पूछा गया था TRU में। तो तारीफ़ को क्या कहते हैं, मदिया, और मजम्मत को हुजूया कहते हैं। ठीक है। अगला है और लास्ट हम लोग का आज है, उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी लफ्ज़ से दाखिल हुआ है। देखिए उर्दू अदब में कसीदा कहाँ से दाखिल हुआ है, फ़ारसी से दाखिल हुआ है। और गज़ल भी कहाँ से दाखिल हुआ है, तो वो भी फ़ारसी से दाखिल हुआ है। तो दोनों बिल्कुल लगभग सेम है। ठीक है। अगला है कसीदा हैयत के एतबार से गज़ल से मिलता है। बोला ना, ये भी बनावट के एतबार से भी गज़ल से मिलता है। कसीदा गज़ल से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि कसीदा से ही गज़ल निकला हुआ है। हमने ये भी पढ़ा है कि कसीदा से ही गज़ल निकला है। कसीदा में रदीफ़ लाजिम नहीं होता। अच्छा, कसीदा में जो तारीफ़ होती है, गज़ल में भी तारीफ़ होती है, लेकिन कसीदा में जो तारीफ़ होती है वो किसी की बड़ाई बयान की जाती है, किसी राजा की, किसी बड़े आदमी की, किसी मशहूर इंसान की। लेकिन जो गज़ल में होती है वो इश्क व मोहब्बत की बात करी जाती है, जिसमें औरतों की तारीफ़ की जाती है गज़ल में। ठीक है। तो यही फ़र्क है। जब हम किसी बड़े नेता या किसी बड़े राजा या किसी बड़े शख्स की हम तारीफ़ करेंगे या बुराई करेंगे तो वो कसीदा हो जाएगा, और जब हम अपने इश्क व मोहब्बत की बात करेंगे अपने शेर व शायरी में तो वो गज़ल हो जाएगा। तो बहुत पकड़ने का बहुत सही अंदाज़ है, क्योंकि लिखने के एतबार से दोनों सेम होता है। उसमें भी हम काफ़िया और रदीफ़ होते हैं, इसमें भी हम काफ़िया और रदीफ़ होते हैं, लगभग बराबर होता है। उसमें भी मतला होता है, इसमें मतला होता है। अगला है कसीदा का आगाज़ मतला से होता है। देखिए, कसीदा का आगाज़ भी मतला से होता है और गज़ल का आगाज़ भी मतला से हो रहा था, तो ये भी मिलता जुलता है। कसीदा के अशआर की तादाद कम से कम 5 होती है। देखिए, अब कुछ लोग होते हैं जो अभी मेरे क्लास देख रहे हैं, जो कह रहे हैं क्या गज़ल गज़ल कर रहा है, कसीदा पढ़ा रहा है, गज़ल कर रहा है। लेकिन पीछे वाले क्लास से आपको आगे का क्लास से रिलेट करके जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ क्या रहा हूँ। ऐसे भले ही मैंने गज़ल का क्लास ना करा, कल करा दिया हो, लेकिन आज उसका रिवाइज़ भी तो करा दिया कसीदा के साथ में। ये भी तो देखिए, मुशाबहात नहीं होगी, मिलता-जुलता आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। अरे उसमें क्या डिफ़रेंस था, इसमें क्या डिफ़रेंस है, इसमें क्या मिल रहा है, उसमें क्या मिल रहा है। तो कसीदा के अशआर की तादाद कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं होती है। लेकिन गज़ल में क्या था, उसमें कम से कम 3 था, और ताक़श में कम से कम ताक़ तक आप ले जा सकते थे। ताक़ अशआर में जैसे कि 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 करते हुए आप 50 तक ले जा सकते थे उसमें। ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक है।
और अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसा थोड़ी लगता है सब्सक्राइब करने में। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि बिहार टीचर का देखिए आज नोटिफिकेशन आ गया है और भर्ती शुरू हो गया है, फॉर्म शुरू हो गया है उसका अप्लाई करना, और एग्ज़ाम भी डेट दे दिया है उसका। तो आप लोग जल्दी से बिहार टीआरई 4 का एग्ज़ाम तैयारी करिए और फटाफट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए मेहनत से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखने में लगता है कि 3-4 महीना टाइम है, लेकिन यूँ चुटकी बजाते ही टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।